हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जेटेट झारखंड टेट के बारे में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। टारगेट 30 आउट ऑफ 30 का रहेगा। CDP के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और ये एकदम न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, आधारित है। आप लोग इस पर फुल्ली फेथ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उससे बाहर कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में बुद्धि और संरचनात्मकता दोनों ही मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्षमताएं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से क्या हैं, अलग अलग हैं। बुद्धि और रचनात्मकता के बारे में क्या क्या बातें हैं, ज़रूरी है हम लोग को देखना है उसमें। बुद्धि और ये जो रचनात्मकता के बीच में जो संबंध है, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। एक व्यक्ति जो तेज़ी से सीखता है और सटीक रूप से काम करता है, वो बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन उसे रचनात्मक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे कि क्या है इसमें, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में क्या क्या है। चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं। और इसमें हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस किया है। 61 से हम लोग आज इसमें करेंगे आगे। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? ज्ञान से, विवेक से, तर्क से या बुद्धि से? तो बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? आंसर करिए आप लोग भी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नाम से ही पता चल रहा है ना, बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत बुद्धि से संबंधित है। अगला है, किसके विचार में शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ऐसा किसके विचार से माना गया है? शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसमें देखिए, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, वॉटसन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये है सिगमंड फ्राइड। इसने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, और सारी चीज़ें पता कर रखी थी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो IQ बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है किसने? थ्रस्टन ने, अस्टर्न ने, स्पीयरमैन ने और बीने ने। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्टर्न ने दिया है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला किसने दिया है? अस्टर्न ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह, आपके ऑप्शंस हैं, अपने समुदाय की सेवा करे, प्राचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, छात्रों का कल्याण करे और शिक्षकों की मंडली में रहे। भाई तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि एक टीचर होकर के आप शिक्षकों की मंडली में बैठे रहें। ये तो एकदम गलत हो जाएगा ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आप किसी भी हाल में जो है सो छात्रों का कल्याण करें। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, छात्रों का कल्याण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में या 51 माह में? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चे जनरली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 माह में बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 30 महीने 32 महीने तक बच्चे नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों में क्या होता है ना कि वो थोड़ा लेट से बोलते हैं। 3 साल के बाद भी बच्चे बोलते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, 1-2 केस में ही ऐसा होता है।
और वो अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, और उसकी बुद्धि लब्धि भी ठीक होती है। लेकिन जनरली सामान्य बुद्धि वाले बालकों का जो बोलने की अवस्था होती है वो 11 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका फॉर्मूला भी है। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर बताइए। ये बहुत इजी है, लड्डू क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उनकी मानसिक आयु बाई जो उसका रियल आयु होता है, रियल वास्तविक आयु, और इंटू 100 करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, तो वो क्या होता है? रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र, और इनमें से कोई नहीं। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उसमें क्या होता है। वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, क्या होता है? तो स्वयं को कुछ बनाता है, इट मीन्स कि बच्चा जब कुछ कर करके सीखता है तो वो क्या करता है? वो रचना कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य करता है वो। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है, भाषा सीखने, भाषा विकास के क्रम में अंतिम जो क्रम होता है, सोपान है, वो क्या है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण, या भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो 68 का आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा विकास की पूर्णावस्था। अगला सवाल है, शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य है, आपके पास 4 ऑप्शन से बताना है। पहला है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग रखना, या जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिला देना। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला है, रक्त प्रधान व्यक्ति, ऑप्शन हैं प्रश्नचित होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो रक्त प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? रक्त प्रधान व्यक्ति इनमें से सभी होते हैं। वो प्रश्नचित भी होते हैं, खुश भी रहते हैं, चंचल भी होते हैं, और एक्टिव भी होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां सवाल, कह रहा है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो वो गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला है प्रयत्न व भूल का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, और चौथा है प्रभाव का नियम। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुप्रतिक्रिया नियम। ठीक है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं वो बहुप्रतिक्रिया नियम होते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो क्या है? समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत, या द्विपक्षीय सिद्धांत। तो जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, नहीं वाला वर्ड पे बच्चों आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे। नहीं, नहीं पर ठीक है, तो नहीं वाला पूछ रहा है, आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान अंशों का जो सिद्धांत होता है वो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, सीखना सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, विधि से, या प्रेरणा से। सीखना जो है, लर्निंग, किससे इफेक्टिव होती है? आपको बताना है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेरणा से। सीखना प्रभावित होता है किससे? मोटिवेशन से, प्रेरणा से। अगला सवाल है,
मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? लैटिन भाषा के मी धातु से, मोट धातु से, मोटम धातु से या मोम धातु से। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मोटम धातु से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आवश्यकताएं, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि। तीसरा है संवेगात्मक स्थिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले ये कारक इनमें से कोई नहीं है। ना ही आवश्यकता है, ना ही आकांक्षा, स्तर एवं रुचि है और ना ही संवेगात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। क्या कह रहा है कि जो दृष्टिहीन बालकों को शिक्षण दिया जाता है वो शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकन द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा या गाने बजाने द्वारा। तो दृष्टिहीन बालकों की बात आई है, नेत्रहीन जिनकी आंखें नहीं हैं, कैसे पढ़ेंगे वो लोग? तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं वो लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगला सवाल है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? आपके ऑप्शन है दृष्टिहीन व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर वाले बालक और उपयुक्त में से सभी। तो वंचित वर्ग हम लोग किसको कहते हैं? वो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं या बाद में होते हैं या आनुवंशिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उनकी हेरिडिटी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से बालक आते हैं? नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या इनमें से सभी। क्या ये सारे विकलांग बालक की क्वालिटी होती है? नेत्रहीन होना, शारीरिक विकलांग होना, गूंगा बहरा होना। बताइए आप लोग जरा सा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। कोई नेत्रहीन है तो वो भी विकलांग है, शरीर से हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो वो भी विकलांग है। अगर वो गूंगा है या बहरा है, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो सब क्या है? वे सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। आपके ऑप्शन हैं संवेगात्मक रूप से अस्थिर, सीमित रुचि वाले, निरंतर अवस्था का होना या उपयुक्त में से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की यही विशेषता होती है कि वो संवेदनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, सीमित रुचि वाले होते हैं, उनको किसी ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है और निरंतर अवस्था का होना होता है। तो ये सब है। 81 कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु के उपयुक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है? तो ये जो इतना सुंदर खूबसूरत सा श्लोक है ना, कह रहा है कि किस शिक्षा दर्शन के अनुसार गुरु को इतना श्रेष्ठ बताया गया है। आपके ऑप्शन है प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद या आदर्शवाद। आपका आंसर क्या होगा? और इसका कोई भी गलती नहीं करेगा बच्चे, है ना।
इसका आंसर देखिए बहुत ईजी है। गुरु के बारे में हम कब इतना अच्छा सोच सकते हैं, जब हम आदर्श को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदर्शवाद। अगला है यथार्थवादी शिक्षा निम्नांकित पर केंद्रित है। तो जो ये यथार्थवादी शिक्षा है ये किस पर केंद्रित है आपको बताना है। ये वर्तमान काल पर केंद्रित है, या भूतकाल पे केंद्रित है, या भविष्य काल में केंद्रित है, या उपयुक्त तीनों काल में ये केंद्रित है। यथार्थवादी शिक्षा क्या इन सभी कालों पर केंद्रित होता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि हम वर्तमान की बात करते हैं, भूत भविष्य तो हमने नहीं देखा। यथार्थ मतलब ही होता है सच, फैक्ट। ये आज की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आज की बात करता है, बीते हुए कल या आने वाले कल की बात नहीं करता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस ओर प्रवृत्त करना है, किस ओर? आपके ऑप्शन है इच्छा न कर कर्म में प्रवृत्त करना, चार आर्य सत्यों का ज्ञान करना, सत्य जीवन की ओर, या मोक्ष प्राप्ति। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 83 का? इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा न कर क्रम में प्रवृत्त करना। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आदर्शवाद आइडियलिज्म का रूप निम्नलिखित है। तो ये आदर्शवाद का रूप जो है वो निम्नांकित है, किसके अनुसार है ना, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो वो कौन सा है? जैसे आध्यात्मवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, या प्रकृतिवाद, किनके अनुसार है? 84 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आध्यात्मवाद के अनुसार है। आदर्शवाद का रूप निम्नांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह कथन किस भारतीय चिंतक के शिक्षा दर्शन को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, और स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। इतनी सुंदर लाइन कहने वाले वो महात्मा कौन थे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और यह कथन किस भारतीय चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है। अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांत थे। आपके ऑप्शन है शिक्षा स्वावलंबी हो, उद्योग से समाहित कर सभी विषय पढ़ाए जाएं, उसके बाद है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है कुलपति का कार्य करना, विद्यार्थियों के आने जाने को नियंत्रित करता था, प्रवेश हेतु परीक्षा लेता था, या चौकीदारी का कार्य करता था। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित क्या करते थे आपको यहाँ पे बताना है। तो वहाँ के जो द्वार पंडित रहते थे वो क्या करते थे? प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे, तब जा करके प्रवेश देते थे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में कौन कौन से भारतीय मूल्यों का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज, लोकतंत्रात्मक मूल्य, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 का? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था?
आपके ऑप्शन है 7 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य हो, या शिक्षा का औद्योगिकरण हो, या शिक्षा का राजनीतिकरण हो, या शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण हो। तो आपको बताना है कि 89 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा जो है वो एकदम निःशुल्क और एकदम अनिवार्य इनिशियल कर दिया जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक यानी कि फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड है। शिक्षक जो कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान करता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किस चिंतक के थे। आपके ऑप्शन है महर्षि अरविंद, या महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंदा, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किस शिक्षाविद ने ये कहा था कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान कर लेता है। ये शब्द किस चिंतक के थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90 का सी नंबर ऑप्शन। ये भी बात कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद के थे। नेक्स्ट है, आई थिंक कि आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और झारखंड में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।